नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे CSIR के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित जैव ईंधन बनाने की अभिनव तकनीक की। बताएंगे कैसे चलने फिरने में असमर्थ पीड़ितों की स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा कर रहा है भारतीय शोधकर्ता द्वारा विकसित नवीन उपकरण। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। हवाई परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की अभिनव तकनीक। चलने फिरने में असमर्थ लोगों और रोगियों की स्वच्छता और सम्मान की रक्षा करने वाली सहायता। भारतीय बायोमेडिकल स्टार्टअप ने चलने फिरने से असमर्थ लोगों के लिए तैयार किया स्वदेशी उपकरण। जलीय कृषि रोगाणु का पता लगाने वाला नवीन स्वदेशी नैदानिक उपकरण विकसित। झींगा पालन को बढ़ावा देने में सहायक होगा अगरकर अनुसंधान संस्थान का यह नवाचार। और आजादी के बाद से भारत को अग्रणी बनाने वाले 75 नवाचारों की यादगार। आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत देश के नायकों और उनके योगदान को किया जा रहा है नमन। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून स्थित CSIR का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अपने तकनीकी विकास कार्यक्रमों के द्वारा देश को पर्यावरण अनुकूल समाधान उपलब्ध कराता आ रहा है। इसी में एक है जैव ईंधन का विकास। संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक लंबे शोध के बाद बायोजेट फ्यूल बनाने की एक अभिनव तकनीक विकसित की है। बीते विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस तकनीक पर आधारित संयंत्र का उद्घाटन किया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। देहरादून स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों के अंतर्गत विभिन्न पर्यावरण अनुकूल ईंधन उत्पादन की तकनीकों पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में संस्थान ने पिछले एक दशक के प्रयासों में खाद्य तेल के अपशिष्ट सहित विभिन्न जैविक स्रोतों से प्राप्त तेलों को बायो ईंधन में परिवर्तित करने की अभिनव तकनीक विकसित की है। ड्रॉप इन लिक्विड ऑटोमोटिव एंड एयर ट्रांसपोर्ट फ्यूल नाम से विकसित इस जैव ईंधन को बायोजेट फ्यूल भी कहा जा रहा है। इस विकास के लिए IIP ने भारतीय वायुसेना, नागर विमानन विभाग और रिफाइनरीज के साथ मिलकर काम किया है। बायोजेट फ्यूल का विमानों में परीक्षण भी किया जा चुका है। यह ईंधन पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल को कम कर परिवहन के क्षेत्र में एक बेहतर पर्यावरण अनुकूल विकल्प दे सकता है। We have developed a unique technology which is trade named as दिलसाफ, which is हमने एक अनूठी तकनीक विकसित की है जिसको दिलसाफ नाम दिया है। यह ईंधन हमारे पास पहले से ही विमानन ईंधन के लिए BIS के निर्देश अनुसार है और हम इस जैव ईंधन को प्रमाणित करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। To make this biofuel certified by IAF। अब भारतीय वायुसेना के सभी विमान इस ईंधन के 10% सम्मिश्रण के लिए प्रमाणित हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक उड्डयन के लिए हमने स्पाइसजेट के साथ मिलकर काम किया है, जहां इस जैव ईंधन के 25% सम्मिश्रण के साथ एक विमान को देहरादून से दिल्ली के बीच उड़ाया गया है। With 25% of this biofuel between देहरादून and दिल्ली। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संस्थान में स्थापित किए गए बायो ईंधन संयंत्र का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाना पकाने के दौरान बच जाने वाले तेल से बायो ईंधन बनाने की परियोजना IIP की प्रतिबद्धता के साथ साथ भारत के स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ते कदम और इरादों को प्रदर्शित करती है। IIP के वैज्ञानिकों ने हाइड्रो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर यह तकनीक विकसित की है, जिसके इस्तेमाल के दौरान CO2 का उत्सर्जन न के बराबर होता है। फिलहाल 10% से 25% तक बायो ईंधन को पारंपरिक ईंधन के साथ मिलाकर एयरफोर्स के विमानों और स्पाइस जेट के विमान में इस ईंधन का सफल परीक्षण कर सर्टिफाइड कराया जा चुका है और अगला लक्ष्य विशेष रूप से विमानों में ईंधन के तौर पर पूरी तरह बायो ईंधन का उपयोग करने का है।
We believe that this technology is a unique. हम मानते हैं कि यह तकनीक सार्वभौमिक अपील के साथ एक अनूठी वैश्विक तकनीक है और हम फीड स्टॉक की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। यह हमारे देश के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक साबित होगी। Revolutionary technology for our country. फिलहाल IIP को NGO के द्वारा जमा कर इस्तेमाल किया जा चुका कुकिंग ऑयल उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य तेल, पाम ऑयल, जेट्रोफा ऑयल जैसे तेलों से तैयार हो रहे पर्यावरण अनुकूल बायोजेट ईंधन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य कराने की कोशिश भी चल रही है। इस तकनीक से जहां एक तरफ स्वच्छ ईंधन मिल सकता है, वहीं आमतौर पर फेंक दिए जाने वाले यूज्ड कुकिंग ऑयल से आम लोगों की आमदनी हो सकती है और ऑयल वेस्टेज से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को भी कम किया जा सकता है। देखा जाए तो यह एक अनूठी वैश्विक स्तरीय तकनीक है जो इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तमिलनाडु के एक बायोमेडिकल स्टार्टअप ने चलने फिरने में असमर्थ लोगों और रोगियों के लिए शौच के दौरान आने वाली समस्या और स्वच्छता को लेकर एक समाधान विकसित किया है। DST और बायरैक सहित कई सरकारी योजनाओं द्वारा समर्थित इस स्टार्टअप ने एक ऐसी फोल्डिंग व्हीलचेयर तैयार की है जो दिव्यांगों की मदद करने के साथ साथ ऐसे लोगों की देखभाल करना आसान बना सकती है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। अस्पतालों या अपने घरों के आसपास हम सब ऐसे रोगियों और लोगों को जरूर देखते हैं जो चल फिर नहीं सकते। यहाँ तक उठने बैठने के लिए भी उन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों की देखभाल में सबसे मुश्किल काम होता है उन्हें शौच के लिए ले जाना और लाना। किसी भी ऐसे व्यक्ति को उठाकर व्हील चेयर पर बैठाना, उन्हें शौचालय ले जाना, फिर सफाई और वापस अपनी जगह पर पहुंचाना, अस्पताल हो या घर, इसमें कई लोगों की जरूरत पड़ती है। कई बार यह प्रक्रिया रोगी के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही लगभग 3.8 करोड़ लोग गतिहीनता से बाधित हैं, जिनमें से 1 करोड़ लोगों को शौचालय जाने के लिए सहायता की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, इनमें से लगभग 4% लोगों की मौत इसी प्रक्रिया में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हो जाती है। कोयंबटूर स्थित स्टार्टअप धन्वंतरी बायोमेडिकल प्राइवेट लिमिटेड की बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बी श्रुति का ध्यान इस तरफ गया और उन्होंने इसका समाधान तलाशना शुरू किया और इस तरह सहायता नाम से एक व्हील चेयर नुमा उपकरण विकसित किया गया, जो न सिर्फ गतिहीनता से जूझ रहे लोगों और मरीजों की दैनिक क्रिया को आसान बना देता है, बल्कि इनकी स्वच्छता का ध्यान रखने के साथ उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। सहायता की अनूठी विशेषता शौच सफाई प्रणाली है। वास्तव में ये 300 मिलीमीटर पानी छिड़कती है जो शौच और पेशाब के बाद शरीर को साफ करती है और रोगी की कम से कम हिले ही सहायता करती है, स्वच्छता बनाए रखती है, रोगी की शौच प्रक्रिया को बहुत आसान, स्वस्थ और स्वच्छ बनाती है और वो भी आत्मसम्मान के साथ। हमने सहायक उपकरणों की खरीद की संख्या में भी कमी कर दी है। आप जानते हैं कि ना चल पाने वाले रोगी को दैनिक जीवन की बुनियादी गतिविधियों को करने के लिए बहुत से सहायक उपकरण खरीदने पड़ते हैं। ये एक सहायता के साथ रोगी को चलने फिरने और शौच में काफी सहायता मिलती है। इस उपकरण में डिटैचेबल कमोड के साथ एक चार्जेबल सफाई यंत्र या जेट स्प्रे सिस्टम लगाया गया है, जो मरीजों को बिना किसी दूसरे की सहायता के शौच क्रिया के बाद सफाई करने में मदद करता है। यह उपकरण 10 घंटे चार्ज करने पर 1 महीने तक कार्य करता है। इस व्हील चेयर नुमा उपकरण को खोलकर स्ट्रेचर या बेड के रूप में भी बदला जा सकता है, ताकि जो रोगी बैठ भी नहीं सकते उन्हें भी आसानी रहे। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रोगी के गिरने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। सहायता द्वारा अस्पताल या घरों पर इस तरह के लोगों और रोगियों की देखभाल करना भी काफी आसान हो जाता है। साथ ही रोगियों की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। श्रुति जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान परिषद बायरैक के सोशल इनोवेशन इमर्शन कार्यक्रम के तहत फेलो रही हैं और इसी दौरान उन्होंने ये आइडिया विकसित किया, जिसे बायरैक की
बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम द्वारा सहायता दी गई और श्रुति अपने स्टार्टअप के द्वारा एक किफायती स्वदेशी समाधान विकसित करने में सफल रहीं। तो ये वेरिएंट 1 है जिसे हमने अभी लॉन्च किया है और वेरिएंट 1 तमिलनाडु के 10 प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध है और हम इसका सारे भारत में विस्तार कर रहे हैं। वेरिएंट 2 पाइपलाइन और प्रक्रिया में है जो कई अन्य उन्नत सुविधाओं के साथ है। हमारी अगली व्यावसायिक योजनाएं हैं कि हम 5 वर्षों में सहायता के 10,000 उपकरणों की बिक्री करके पूरे भारत में फैलने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत सहित यूएस में भी सहायता के लिए पेटेंट दर्ज कराया गया है। धन्वंतरी बायोमेडिकल द्वारा अभी ऐसे 4 उपकरण तमिलनाडु के अस्पतालों में दिए गए हैं। अगले 5 साल में 10,000 उपकरण बाजार में लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय शोधकर्ता द्वारा विकसित ये समाधान बाजार में आने के बाद गतिहीनता से प्रभावित ज्यादा से ज्यादा लोगों के सम्मान का सहारा बन सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जलीय कृषि रोगाणु का पता लगाने वाला नया उपकरण विकसित किया है। यह नैदानिक उपकरण व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का पता लगा सकता है और झींगा पालन उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक होगा। डीएसटी के अगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित इस सुविधाजनक नैदानिक उपकरण को हाल ही में पेटेंट प्रदान किया गया है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। समुद्री उत्पादों में झींगा पालन एक प्रमुख और ज्यादा मुनाफा देने वाला कृषि कार्य माना जाता है। भारतीय तटों के 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में झींगा पालन किया जाता है। खासकर दक्षिण पूर्वी तट झींगा पालन के केंद्र हैं। झींगा उच्च स्तरीय सुपरफूड है जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर होता है। कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इसमें कैंसर रोधी सेलेनियम भी पाया जाता है। दिमाग को तेज करता है। इन्हीं गुणों को देखते हुए इसकी अंतरराष्ट्रीय मांग है। अमेरिका को झींगे का निर्यात करने वाले देशों में भारत अग्रणी आपूर्ति करता है। लेकिन झींगा बैक्टीरियल रोगाणुओं की विस्तृत श्रृंखला को लेकर अति संवेदनशील होता है। खासकर व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस से झींगा उत्पादन को भारी नुकसान होता है। इसी समस्या को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान ने जलीय कृषि रोगाणु के लिए एक नवीन नैदानिक उपकरण विकसित किया है, जिसे इसी साल मार्च में पेटेंट मिला है। इस सुविधाजनक नैदानिक उपकरण द्वारा तेजी से व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का पता लगाया जा सकता है, जो झींगा पालन को बढ़ावा देने और किसानों का मुनाफा बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है। अगर हम इन संक्रमण को बहुत आसानी से और जल्दी से देख सके या प्रस्थापित कर सके तो हमें इससे क्या होगा कि हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो कम हो सकता है। इसीलिए हमें किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी और सहज तकनीक का विकास होना ज़रूरी है। ये समझते हुए हमने एक लैटरल फ्लो एसे का निर्माण किया है। पहले तो हमने व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस यानी WSSV पर ध्यान दिया है, क्योंकि इसके संक्रमण से मछलियाँ 3 से 10 दिन में पूरी तरह से मर जाती है और इसका बहुत ही नुकसान किसानों को, इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसानों को होता है। तो जल्दी से जल्दी और शीघ्रता से इसका निदान करने के लिए हमने ये लैटरल फ्लो एसे बनाया है। शोधकर्ताओं ने सोने के नैनो कणों का उपयोग कर लेटरल फ्लो परीक्षण विकसित किया और इसके लिए पॉली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जगह बायोपैनिंग के माध्यम से फेज डिस्प्ले प्रयोगशाला से 12 एमिनो एसिड युक्त पेप्टाइड्स का चयन किया गया। ये समय बचाने वाला किफायती तरीका था। पेप्टाइड्स के उपयोग की वजह से भंडारण के लिए कोल्ड चेन की जरूरतें कम हो जाती हैं और परीक्षण उत्पादन के अनुकूल हो जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक परीक्षण के दौरान इस उपकरण की संवेदनशीलता 96.77% पाई गई। यह उपकरण सिर्फ 20 मिनट में परिणाम दे सकता है। इस शोध के नतीजे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडलिंग पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा चुके हैं।
मेरी पीएचडी का काम 2 वायरस के लिए लेटरल फ्लो एसे विकसित करना है। पहला है मैक्रोब्रैकियम रोजनबर्गी वायरस और दूसरा इन्फेक्शियस मायोनेक्रोसिस वायरस। मैंने इस काम को 2021 में राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता में भी प्रस्तुत किया है। हमने इस उपकरण का नाम मत्स्य सुरक्षा रखा है। ये एक समग्र दृष्टिकोण होने जा रहा है जहां हम प्रारंभिक अवस्था में ही रोग का पता कर सकेंगे और साथ साथ मत्स्य सुरक्षा ऐप का उपयोग करके इसकी निगरानी भी कर पाएंगे। मैं फंडिंग एजेंसियों से समर्थन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं और जल्द ही इसका व्यवसायीकरण भी करना है। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नवीन स्वदेशी समाधान झींगा पालन को बढ़ावा देने के साथ मछली और शेलफिश पालन में भी मददगार साबित हो सकता है। सुरक्षित और उच्च स्तरीय झींगा उत्पादन होने से जहां झींगा पालकों को फायदा होगा, वहीं इस क्षेत्र का विस्तार होने से भारतीय निर्यात बढ़ेगा और देश को ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के राष्ट्र निर्माण नायकों और उनके योगदान को याद किया जा रहा है। ज्ञान विज्ञान भी पिछले 75 वर्षों में भारत को अग्रणी बनाने वाले नवाचारों को याद कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण उपलब्धियों से आपको एक बार फिर परिचित करा रहे हैं। उन्नीस में मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का पहला परीक्षण किया गया। बेहतरीन स्वदेशी तकनीक से बनी इस मिसाइल को अलग तरह की मिसाइल माना गया था और इसके लिए अलग से अग्नि मिसाइल विभाग की स्थापना की गई। 700 किलोमीटर दूरी की क्षमता वाली अग्नि 1 मिसाइल से शुरू हुआ ये सफर अब अग्नि 5 के साथ 5000 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये मिसाइल भारत की रक्षा व्यवस्था का एक बेहद शक्तिशाली हथियार है जो परंपरागत और परमाणु दोनों तरह के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। देश में नवीन विचारों और विकासपरक नीतियों प्रौद्योगिकियों को गति देने के उद्देश्य से 1986 में भारत सरकार द्वारा हनी बी नेटवर्क बनाया गया। इस नेटवर्क में भारत और भारत से बाहर रहने वाले समान विचारधारा वाले भारतीयों, नवाचारकों, किसानों, विद्वानों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और गैर सरकारी संगठनों का एक पूल तैयार किया गया। नेटवर्क की सोच थी कि एक ज्ञान प्रणाली को टिकाऊ बनाने के लिए न्याय संगत और निष्पक्ष दोनों होना चाहिए। नेटवर्क ने ज्ञान धारक से ज्ञान एकत्र करते समय उसका नाम और संदर्भ देने जैसे आदर्शों को मजबूत करने का काम किया। नेटवर्क का रचनात्मक मुख्य पत्र हनी बी न्यूज़लेटर अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होता है। आज हम कहीं से भी कंप्यूटर या अपने मोबाइल के जरिए आसानी से रेल टिकट बुक कर सकते हैं। रेल परिवहन से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहली बार 1985 में दिल्ली से कंप्यूटराइज्ड रेल टिकट की व्यवस्था शुरू की गई थी। ये लगभग 150 साल पुरानी भारतीय रेल व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम था। इस प्रणाली ने टिकट बांटने से लेकर रिजर्वेशन देने तक की प्रक्रिया को त्वरित और आसान बना दिया। टिकट खिड़की पर लंबी लाइन और इंतजार खत्म हो गया। रेलवे ने इस प्रणाली को तेजी से अपनाया और इसी कंप्यूटराइज्ड टिकट सिस्टम के आधार पर बाद में ऑनलाइन बुकिंग सेवा देना संभव हो सका। देश में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए 1986 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन अलग से जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। इससे जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विकास को नई शक्ति मिली और आज इसका प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य देखरेख, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। इस क्षेत्र ने रोजगार परक विकास को बढ़ावा दिया है और सामुदायिक स्तर तक देश को समाधान उपलब्ध कराए हैं। ताजा उपलब्धि कोरोना के खिलाफ टीका विकसित करने की है।
भारत के विकास में C.DOT भी एक माइलस्टोन है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की गई। यह स्वायत्त संस्थान दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के रूप में दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करना है। C.DOT ने भारत में डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों को डिजाइन और विकसित किया है। 1989 में संचार उपकरणों का विकास करने का कार्य भी C.DOT के कार्य क्षेत्र में जोड़ दिया गया। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले दिनों नोएडा स्थित विश्व के सबसे उन्नत संस्थानों में से एक राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र का दौरा किया। इस मौके पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन के अलावा मंत्रालय और NCMRWF के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मंत्री जी को केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, कामकाज और गतिविधियों सहित अत्याधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले सुपर कंप्यूटर CRAY XMP का भी जायजा लिया। ये सुपर कंप्यूटर 1988 में NCMRWF परिसर में स्थापित किया गया था। मौसम विभाग का यह संस्थान संख्यात्मक मॉडलिंग और डेटा एसिमिलेशन में एक उत्कृष्ट केंद्र है और दुनिया के ऐसे 11-12 केंद्रों में से एक है जो ये कार्य करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में भारत न सिर्फ अग्रिम पंक्ति में है बल्कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वो अपनी विशाल और विविधतापूर्ण जनसंख्या की जरूरत को पूरा कर रहा है। पिछले दिनों ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा स्टेम समिट और अवार्ड 2022 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। ये समिट एक वैश्विक सुपर इकोसिस्टम इवेंट ट्रांसडिसिप्लिनरी संभावनाओं वाला प्रयास है। भारत में रोबोटिक्स में सुधार करने और व्यापक सामूहिक लक्ष्य और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में अनुसंधान और करियर के अवसरों के द्वार खोलने के लिए इस शिखर सम्मेलन को डिजाइन किया गया है ताकि आपसी तालमेल से इस क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार और सहयोग बने। दिल्ली में आयोजित चौथा शिखर सम्मेलन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा समर्थित था। युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए AICRA द्वारा इंडिया स्टेम मिशन भी शुरू किया गया है। इंडिया स्टेम अवार्ड 2022 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोग, CSIR सहित कई मंत्रालयों और विभागों से 42 से ज्यादा अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर 30 संस्थाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अब 3 ऐसी वेधशालाएं हो गई हैं जहां भूकंप अवलोकन दर्ज किए जाएंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित की गई उधमपुर की ये वेधशाला क्रस्ट की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगी और दुनिया भर के विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों को डेटा उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित नवीनतम उन्नत भूकंपीय वेधशाला के साथ विश्व भूकंपीय मानचित्र पर उभरा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में देश भर में 70 से ज्यादा ऐसी वेधशालाएं स्थापित की गई हैं और अगले 5 वर्षों में रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और डेटा संग्रह में सुधार के लिए देश भर में ऐसे 100 और भूकंप विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सत्यम कार्यक्रम द्वारा समर्थित एक नए अध्ययन से पता चला है कि लगातार ध्यान का अभ्यास मस्तिष्क के संवेदी क्षेत्रों के साथ थैलामोकोर्टिकल कनेक्शन को कम करता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि लगातार ध्यान उन रिले चैनलों के बीच कनेक्टिविटी को संशोधित करता है जो संवेदी दुनिया में मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डेटा लेते हैं। इसी से एक व्यक्ति को गहन ध्यान की स्थिति में पहुंचने की अनुमति मिलती है और ध्यान लगाना आसान हो जाता है।
EEG अध्ययनों में पाया गया है कि ध्यान के एक गहरे चरण के नतीजे में मस्तिष्क में थीटा और डेल्टा तरंगों में वृद्धि होती है, जो कि आराम की अवस्था के दौरान तो होती हैं, लेकिन नींद की अवस्था में नहीं होती। शोधकर्ताओं ने विशेषज्ञ ध्यानकर्ताओं के साथ ही नियमित ध्यान न करने वाले लोगों में MRI की मदद से ध्यान से पहले, ध्यान के दौरान और ध्यान के बाद की मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। इस अध्ययन को मस्तिष्क विज्ञान विभाग, बोस्टन विश्वविद्यालय, IIT दिल्ली, महाजन इमेजिंग सेंटर दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के सहयोग से किया गया था। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।